नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां पर जनता के लिए और जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून दरअसल हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी न होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर खुद को न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं। आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए आज जिस विषय के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं वो फौजदारी कानून की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट के क्या अधिकार हैं, इससे संबंधित है। और इसके अलावा अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या आपके जहन में चल रही है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज का विषय एक बार फिर दोहराते हैं, धारा 482 के तहत हाईकोर्ट के क्या अधिकार हैं। इससे संबंधित कोई प्रश्न है या फिर किसी और तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना प्रश्न कर सकते हैं। क्या वाजिब उत्तर है, इसका हम जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और आज इस विषय पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के लिए तीन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ सैयद हसन इस्फहानी खान साहब हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। साथ ही औसाफ अहमद खान साहब हैं, अधिवक्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के हैं। और इलाहाबाद से आरसी यादव साहब हमारे साथ जुड़े हैं, आप अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के। बहुत स्वागत है आप तीनों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आरसी यादव जी, शुरुआत में आपसे करूंगा। सबसे पहले हम चाहेंगे कि दर्शकों को बताएं कि सीआरपीसी की धारा 482 है क्या। देखिए, 42 सीआरपीसी धारा की है, वो जो है इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट है। इसके तहत किसी भी अदालत में क्रिमिनल कोर्ट्स में पेंडिंग केसेस के बारे में रिलीफ दी जा सकती है। तो इसमें तीन क्राइटेरिया होता है इस धारा के तहत जो है। एक तो सबसे पहले टू इंस्टीट्यूट एन ऑर्डर, और दूसरा होता है टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस, और एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट है तो उसके लिए हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं किसी भी क्रिमिनल कोर्ट्स के मामले में जहां पर कि किसी निचली अदालत में, हाई कोर्ट से नीचे की अदालत में क्रिमिनल केस पेंडिंग है। ये उस रिलीफ के लिए हम 482 के अंतर्गत जा सकते हैं। ये है उसका फंडा। चलिए, और तमाम पहलुओं को हम समझेंगे, लेकिन अपने दर्शकों से हम बार बार बीच में अपील इसलिए करते हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या, कोई कानूनी अड़चन आपके सामने है, कोई रास्ता, कोई विकल्प आपको नजर नहीं आ रहा, तो अब आपको बिल्कुल भी घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है, आप कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। आज जो हमारा विषय है, धारा 482 के तहत हाईकोर्ट के क्या अधिकार हैं, ये हमारा आज का विषय है। मैं इस्फहानी साहब आपके पास आऊँगा। क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 482 के तहत एफआईआर को चैलेंज करते हुए हाईकोर्ट से निष्पक्ष इंसाफ की मांग कर सकता है कोई शख्स? जी हाँ, 482 का जो मसला है वो एक हाईकोर्ट की एक इनहेरेंट एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है। उसमें हाईकोर्ट में जाकर अगर कोई भी रेमेडी ऐसी है जो कानून में नहीं दी हुई है और उसके बाद भी कोई बंदे को किसी तरह की भी कानूनी उलझन है या किसी तरह की परेशानी है तो वो हाई कोर्ट में 482 में जा सकता है। और 482 में जाकर किसी भी एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रेयर कर सकता है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन कराया जाए। चलिए, यानी कि हाईकोर्ट की तरफ से आदेश इस संबंध में दिए जा सकते हैं कि इसकी उचित जांच की जाए और उसके बाद फिर हाईकोर्ट की तरफ से कोई फैसला इस पर आ सकता है। औसाफ अहमद खान साहब, हाईकोर्ट के पास इस धारा संबंधित और क्या कुछ पावर्स होती हैं, क्या अधिकार होते हैं? देखिए, हाई कोर्ट ने 482 के अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज में आर्टिकल 21 है, और जब आर्टिकल 21 482 के साथ शामिल करके देखा जाता है तो हाई कोर्ट का वो पावर जो है अपने आप बढ़ जाता है। जी, 482 में एक लिमिटेड स्कोप दिया गया है कि देयर शुड बी एन अब्यूज ऑफ द प्रोसेस, या ये कह लें कि ऐसा कोई
ऑर्डर जिससे जो कानून का अब्यूज हो और प्रोसेस का अब्यूज हो, या यूं कह लें कि उस अग्रीव्ड आदमी के साथ किसी कोई ऐसा ऑर्डर उसके अगेंस्ट में हो जिससे उसके फंडामेंटल राइट और प्रोसेस का अब्यूज हो या स्टैट्यूटरी नॉन कंप्लायंस हो, तो ऐसे तमाम कंडीशंस में 482 जो है लाई करती है जी। और जब आर्टिकल 21 के साथ इसको हम असेल करके पढ़ते हैं तो इसका पावर जो है अपने आप बढ़ जाता है। प्रोसीजर आरसी यादव जी क्या होता है? मान लीजिए कोई आवेदन करना चाहता है, अपनी शिकायत करना चाहता है, तो उसको लेकर प्रक्रिया क्या अपनानी चाहिए? देखिए प्रोसीजर जहाँ तक देखिए 482 का है तो होती है 482 में, चूंकि ये जो है इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट है जी। तो जैसा मेरे पिछले दोस्त ने बताया तो वो थोड़ा सा मेरी समझ से वो साइड ट्रैक हो गए, क्योंकि 482 में एफआईआर क्वेश्चन नहीं होती है जी। ये क्वेश्चन के लिए तो हम लोग जो है आर्टिकल 226 में जाते हैं, जहाँ पर कि ये 482 की पावर्स तभी इस्तेमाल होती है जब कोई कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट्स में हाई कोर्ट से नीचे की अदालत में पेंडिंग होता है, तब वहां पर किसी आर्डर को एग्जीक्यूट कराने के लिए या टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस या एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट हो रहा है, तब हम जाते हैं वहां पर। और 482 सीआरपीसी के तहत एक एप्लीकेशन पड़ती है, उसमें हम अपनी सारी बातों को कहते हैं जी। ये है प्रोसीजर। सर अगर कुछ सबूत होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है या फिर अन्य साक्ष्य हैं, क्या प्रार्थना पत्र के साथ यानी अपने शिकायती पत्र के साथ उन्हें संलग्न करना जरूरी होता है? नहीं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमको एविडेंस के तहत वो तो सबमिट करना जरूरी होता है, लेकिन जैसे आपने बताया तो मैं समझ गया, जैसे कोई ऑडियो क्लिप या वीडियो क्लिप ये उस समय नहीं लगाए जाते हैं, आप रख सकते हैं उसको, आप कोर्ट से प्रेयर कर सकते हैं, तो अब तो सब एडमिसिबल है ये एविडेंस में, तो कोर्ट चाहेगी इजाजत दे देगी तो आप उसको उसमें सुना सकते हैं। चलिए बिल्कुल, और भी तमाम पहलुओं को हम समझने का प्रयास करेंगे। हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील करते हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या आपके सामने है, कोई विकल्प आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। फोन लाइंस लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं। ये जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे सीधा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। क्या बेहतर कानूनी प्रक्रिया हो सकती है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। इस्फानी खान साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जैसा कि कहा कि अगर साक्ष्य होते हैं उन्हें संलग्न करना ज़रूरी हो जाता है, उन्हें करना चाहिए। हालांकि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कही जा रही है कि आप उसको उसमें संदर्भित कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ये साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल होगी। ये एफआईआर कैंसिल होने के आसार की कितने मजबूत आसार हो जाते हैं? देखिए, मेरे लर्नेड फ्रेंड ने बात सही कही है कि 482 में एफआईआर क्वैशिंग तो नहीं है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फुल बेंच का जजमेंट है, उसमें ये कहा है कि अगर कोई प्रोसीडिंग्स किसी नीचे की अदालत में है तो ही वो 482 में उसको उसके खिलाफ चैलेंज कर सकता है जी। हाँ, लेकिन इन्वेस्टिगेशन वगैरह को ठीक से कराने के लिए 482 का प्रावधान का इस्तेमाल किया जा सकता है। और जहाँ तक आपने सवाल किया कि 482 में जाकर हाई कोर्ट से प्रेयर की जा सकती है, लेकिन एविडेंशियल वैल्यू हाई कोर्ट 482 में नहीं देखता वो, क्योंकि उसकी 482 में इनहेरेंट और एक्स्ट्रा पावर तो है, लेकिन एक लिमिटेड, एक रिस्ट्रिक्टेड वे में ही उसको इस्तेमाल कर सकता है। याचिका करता है कि दलीलें अगर सही पाई गई तो रिलीफ की गुंजाइश कितनी बढ़ती है? तो रिलीफ हाईकोर्ट के पास उसमें पावर है, वो जिस तरह का भी रिलीफ मांगा है और हाईकोर्ट को लगता है कि इसका रिलीफ बनता है तो वो रिलीफ दे सकती है 482 के अंडर में। प्रयोग किस तरह से औसाफ अहमद खान साहब करना चाहिए धारा 482 का, सरल भाषा में अगर हम कहें, आप दर्शकों को बता पाएं? फिर से क्वेश्चन बताइएगा, सुनाई नहीं दे रहा है। धारा 482 का प्रयोग कैसे करें अगर कोई इस्तेमाल करना चाहता है? जी 482 एक्चुअली एक इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट है, और इसका उपयोग जो है आदमी जनरली जो है जब चार्जशीट फाइल हो जाती है तब कोर्ट जो है इसको इंटरटेन करती है। जी जी। और बिफोर फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट, चूंकि वो
जो क्राइम होता है वो कोर्ट की कॉग्निजेंस में नहीं होता जी। है और वो इन्वेस्टिगेटिव स्टेज में होता है, जबकि जो आईओ होता है वो उस पर इन्वेस्टिगेशन करता है और इन्वेस्टिगेशन के बाद जब वो चार्जशीट कोर्ट में फाइल करता है तो उस पर जब कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेती है, जिसे हम समनिंग ऑर्डर कहते हैं कि कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया और कहा कि अभियुक्तों को बुलाया जाए, तो ये अब आया अब्यूज ऑफ प्रोसेस का वक्त। जी जी। अब आप उसको कोर्ट में जाकर ये कह सकते हैं कि कोर्ट ने अपना ब्रेन का अप्लाई नहीं किया, या कोर्ट हैव नॉट कंसीडर्ड द एविडेंस ऑन रिकॉर्ड, या कोर्ट हैव नॉट गिवन ड्यू रिस्पेक्ट टू द एविडेंस ऑन रिकॉर्ड हैज बीन सबमिटेड बाय द आईओ, तो इसलिए हमको जो है डिस्चार्ज किया जाए, इस सेक्शन में हमारा चार्ज नहीं बन रहा है, या एक पर्टिकुलर चार्ज जो हमारे पर लगाया गया वही जो है हमारे पर नहीं बन रहा है, जो एविडेंस है वही सफिशिएंट नहीं है टू प्रोसिक्यूट, तमाम जी कंडीशन हो सकती है। जब 482 आप मूव कर सकते हैं, लेकिन बिफोर फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट 482 का कोई स्कोप नहीं है। चलिए 482 का स्कोप आफ्टर फाइलिंग द चार्जशीट आता है। चलिए, यानी कि चार्जशीट फाइल होने के बाद ही आप इस धारा का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दर्शक हमारे साथ गाजियाबाद से कमलेश जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है कमलेश जी, अपना सवाल कीजिए। हाँ जी, देखिए मैंने अपने हम जिस मकान में रहते उसके बिल्डर को 10 लाख रुपया दिया था जी। और उसका सब एग्रीमेंट और 10 लाख का चेक मेरे पास है। उसने लिख के दिया था 2% ब्याज दूंगा, ये फिर उसका डाउनफॉल आ गया, उसने ब्याज 1% कर दिया, कभी देता कभी नहीं देता, और 28 जनवरी 2018 को उसकी डेथ हो गई और उसकी बीवी के सामने, परिवार के सामने ये सारा एग्रीमेंट हुआ था। तो वो जो है अब मेरे को तो एक पैसा नहीं दे रही, कह रही है जाओ जो मर्जी कर लो, और उनकी बिल्डिंगें बेच बेच के जो है वो अपने पास रख रही है और हमें कह रही है जो मर्जी कर लो। प्लीज मेरी कुछ हेल्प कीजिए, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरे पास वही पैसे कमलेश जी, थे। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। बेहतर कानूनी विकल्प क्या हो सकता है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने का जरूर प्रयास करेंगे। आरसी यादव जी, क्या कानूनन उपाय इनके पास है, क्या प्रोसेस अपनाएं? इनके पास कानूनन उपाय तो इतना ही है कि जो भी उनके लीगल हेयर्स होंगे और जो उनकी संपत्ति को इनहेरिट करेंगे उसमें से दे आर बाउंड टू रिपे दैट अमाउंट, उसमें कोई डाउट नहीं है जी। और ये बहुत कानून जो है इस मामले में बहुत तगड़ा है, और वो जो एग्रीमेंट हुआ है और सारी बातें हैं तो उनके लीगल हेयर्स को इनको पेमेंट करना ही पड़ेगा, जो उनकी वो संपत्ति को इनहेरिट करेंगे उसमें से। जी, तो ये फिलहाल क्या कदम उठाएं, कोर्ट से अप्रोच कैसे करें? ये कदम तो कंप्लेंट फाइल करें उनके लीगल हेयर के खिलाफ पहले तो। जी, और जैसा कमलेश जी बता सारी एविडेंस दें जी, जैसा कमलेश जी ये भी बता रही हैं कि अब तो साफ साफ इनकार कर दिया गया कि आपको जो भी कानूनी कार्रवाई करनी है या जो भी करना है आप करते रहें, हम पैसे आपके वापस देने वाले नहीं हैं। लेकिन जो एग्रीमेंट है और जो चेक बता रहे हैं कि उसकी कॉपी भी उनके पास में है, तो क्या वो साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कमलेश जी जो आपका प्रश्न था उसका वाजिब उत्तर आप तक जरूर पहुंचा होगा। दरअसल जानकारी के अभाव के चलते एक बड़ा तबका इंसाफ की दहलीज से दूर रह जाता है। इसी अभाव को दूर करने के मकसद से हम रोज़ाना आपके साथ मौजूद रहते हैं अपनी इस खास पेशकश के साथ। अगर कोई भी कानूनी अड़चन है, कोई कानूनी समस्या है, तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और जो हमारा आज का विषय है, धारा 482 के तहत हाईकोर्ट के क्या कुछ पावर्स हैं, इस पर भी अगर कोई सवाल आपके जहन में उठ रहा है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इस्फानी साहब, मैं आपके पास आऊँगा। हाईकोर्ट में धारा 482 के तहत प्रार्थना पत्र दायर कर अपने खिलाफ हो रही पुलिस कार्रवाई को क्या फौरन रुकवाया जा सकता है? नहीं, देखिए 482 में उसका यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का रोकने न रोकने के पावर 482 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि 482 में हाई कोर्ट उसको यूज़ नहीं कर सकता। तो जनरली अगर कोई इन्वेस्टिगेशन ऐसा है जो मैलिशियस इन्वेस्टिगेशन है, तो उसमें हम आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का यूज़ करके उसमें रिट पिटिशन डालते हैं और हाई कोर्ट से प्रार्थना करते हैं कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इसको रोका जाए। जी, चलिए, मैं औसाफ अहमद साहब आपके पास आऊँगा। जैसा आपने कहा कि अगर चार्जशीट दाखिल होने के बाद ही धारा 482 में हाईकोर्ट के सामने अप्रोच किया जा सकता है,
अगर मान लीजिए कि गिरफ्तारी वारंट जी। जारी है और फर्जी एफआईआर का आरोप लगाएगा कि झूठा मुकदमा लिखाकर उनको प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, तो क्या तुरंत प्रभाव से हाईकोर्ट आदेश आने तक रोक लगा सकता है गिरफ्तारी पर? देखिए, इसमें एक चीज़ आपने कही कि वारंट जारी होना। जी। वारंट जारी जो है प्रायर टू फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट भी हो सकता है। आईओ जो है ये शो करे कंसल्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने कि हमें इस आदमी की जो है भागने का डर है और हमें अरेस्ट के लिए जो है वारंट इशू किया जाए, तो वारंट इशू कर देता है वो। तो अब सवाल ये है जी। कि उस आदमी के खिलाफ अगर वारंट इशू हो गया है और चार्जशीट नहीं फाइल है, एक ये कंडीशन है। जी। दूसरी कंडीशन ये है कि चार्जशीट फाइल हो गई और वारंट इशू हुआ है, तो ये दूसरी कंडीशन है। जी जी। अगर चार्जशीट नहीं फाइल हुई है और वारंट इशू हुआ है तो उसे एफआईआर क्वॉशिंग में जाना चाहिए। एफआईआर क्वॉशिंग में वो जाकर कोर्ट के सामने बताए, हाई कोर्ट में 226 आर्टिकल में एफआईआर क्वॉशिंग फाइल होती है जी। कि हमारे खिलाफ जो ये वारंट इशू हुआ है या हमारे खिलाफ जो कोर्सिव प्रोसेस पुलिस यूज कर रही है ये स्टे करें और हमारे खिलाफ कोई काज ऑफ एक्शन नहीं बनता है, किसी तरह का हमने कोई जुर्म नहीं किया है, तो कोर्ट अगर इन तमाम बातों को सच पाती है तो उसको स्टे कर देती है। जैसा आपने जिक्र आईओ का बहुत सारे लीडिंग केस हैं। जी, जैसे आपने आईओ का जिक्र किया, अगर मान लीजिए कि जांच पर कुछ प्रश्न खड़े किए जाते हैं, शिकायत इस बात को लेकर की जाती है, तो वो आधार क्या होते हैं जिस पर हाईकोर्ट जांच को ठीक ढंग से करने के लिए निर्देशित कर सकता है? एक बार फिर एक्चुअली हाई कोर्ट ने ऑलरेडी गाइडलाइन फिक्स की हुई हैं। जी जी। आईओ को उन गाइडलाइंस को फॉलो अप करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन की गाइडलाइन फिक्स है, अरेस्ट की गाइडलाइन फिक्स है, इसकी गाइडलाइन फिक्स है कि कब आप आदमी को अरेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, किन क्राइम में अरेस्ट करेंगे, ये तमाम चीजें ऑलरेडी कोर्ट में और सीआरपीसी में प्रोवाइडेड हैं। अब सवाल यह है कि आईओ अपनी मनमानी अगर कर रहा है तो उसको रोकने का सिर्फ एक रास्ता आपके पास कि आप हाई कोर्ट में जाएं और रिट करें। जी जी। जब हाई कोर्ट में जाकर आप रिट करते हैं तो फिर आईओ जो है उसके हाथ पैर बंध जाते हैं, उसे एक कानून की लिमिट में ही काम करना होगा, फिर वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता। जी जी। और शायद इसीलिए रिट का जुडिक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिमिनल जुडिक्शन में जी, कि एफआईआर क्वॉशिंग की जाए और चार्जशीट नहीं फाइल है तो आईओ उसको परेशान कर रहा है या किसी तरह का दबाव बना रहा है जी, वो सही या गलत दबाव हो सकता है, तो एफआईआर क्वॉशिंग ही बेस्ट तरीका है। और अगर मान लीजिए चार्जशीट फाइल हो गई जी जी, और चार्जशीट फाइल करने में कोर्ट ने समन इशू किया, समन इशू करने के बाद आप अपीयर नहीं हो रहे थे, कोर्ट वहां से फिर एनबीडब्ल्यू या बीडब्ल्यू इशू कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में नॉन वेलेबल वारंट या वेलेबल वारंट जो भी है जी, उसको आप जो है उस कोर्ट से कुछ नहीं होने वाला है, आपको हर हाल में 482 फाइल करके जी आपको हाई कोर्ट से ही उससे राहत मिलेगी। चलिए एक तो और दर्शक, वेलेबल या नॉन वेलेबल वारंट, एक और दर्शक गाजियाबाद से भोला हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है भोला जी, आपका सवाल कीजिए। भोला जी आवाज पहुंच रही है? जी जी, प्रश्न कीजिए। सर हमारी समस्या ये है ना, किसान हो और भाजपा का गाँव अच्छा से रहते मुझे 10 साल हो गए, 20 साल का। हेलो जी भोला जी, आप सीधा प्रश्न कीजिए, क्या परेशानी है? परेशानी सर ये है, हमारा 3 साल पहले बिल जमा किया था कि जो घर का था तो का अलग है जी, अब तो उसमें उन्होंने हमको मतलब इस तरीके जोड़ के 35,000 रुपए उसके जोड़ दिए और आरसी काट दी। आरसी काट कर ये कह रहे हैं 32,000 जमा किया, 3,000 पहले जमा हो चुके थे और 10,600 तुम पर जुर्माना और लगेगा। जी जी, किसान को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसा आज तक हमारी याद में किसी सरकार ने नहीं किया। ये बताइए कि ये बिल किस विभाग से संबंधित था? ये पश्चिमांचल विद्युत प्राधिकरण के अंदर आया है, मुरादनगर पड़ता है हमारा सर। ठीक ठीक ठीक, इस्फानी साहब क्या करें? जी, इनको तो चाहिए कि ये कंज्यूमर कोर्ट का में जाएं और वहाँ एक कंप्लेंट दाखिल करें और ये कहें कि हमारा इतना मीटर लगा हुआ है, हमने इतनी यूनिट जलाई है और इन्होंने गलत तरीके से हमारा बिल को रेस करते हुए हमको परेशान किया और इतना इनसे, और उसमें प्रेयर करें
कि उनको डायरेक्शन दिया जाए कि वो बिल ठीक करें और जो भी इनको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। तो ये कंज्यूमर कोर्ट जाएं और वहां से इनको रिलीफ मिल जाएगा। चले, बिल्कुल उम्मीद करते हैं भोला जी जो आपका प्रश्न था उसका वाजिब उत्तर आप तक ज़रूर पहुंचा होगा। जो तरीका अभी इस्फारी साहब की तरफ से बताया गया वो तरीका आप अख्तियार करते हैं, कंज्यूमर कोर्ट जाते हैं तो वहां पर निश्चित तौर पर आपकी समस्या का निदान ज़रूर होगा। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए और बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, इस विषय पर अपनी राय रखने के लिए और साथ ही जो कॉलर्स हमारे साथ जुड़े थे उनके प्रश्नों का वाजिब उत्तर उन तक पहुँचाने के लिए बहुत शुक्रिया। दरअसल कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद तो होता है, लेकिन एक बड़ी संख्या लोगों की ऐसी होती है जो इंसाफ की दहलीज से दूर रह जाती है जानकारियों के अभाव के चलते। जानकारी होना ज़रूरी है और इसी मकसद से हम रोज़ाना आपके बीच में मौजूद रहते हैं एक नए विषय के साथ। फिलहाल हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही, लेकिन APN न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।